जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस नई विस्तृत और गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज के इस बेहद दिलचस्प विषय को लेकर काफी उत्साहित हूँ। आज हमारे सामने जो विषय है ना, वो केवल राजनीति विज्ञान की भारी भरकम किताबों या प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। हाँ, और ये हमारे देश की वास्तविक नींव और उसके लोकतांत्रिक ढांचे से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब भी हम सत्ता, शक्ति या सरकार के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में स्वाभाविक रूप से दिल्ली की चमकती हुई संसद या भव्य इमारतें या फिर राज्यों की राजधानियों की तस्वीर उभरती है। हम अक्सर वहीं तक सीमित रह जाते हैं। सही कहा। लेकिन आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य ये डिकोड करना है कि कैसे देश की सत्ता और फैसले लेने का अधिकार संसद के उन वातानुकूलित गलियारों से निकलकर सीधे गांव की चौपाल या कह लें कि बरगद के पेड़ के नीचे आम नागरिक के हाथों तक पहुंचता है, जिसे राजनीति विज्ञान की भाषा में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। बिल्कुल, और आम बोलचाल में ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी यानी जमीनी स्तर का लोकतंत्र है। तो आज का हमारा विषय है भारत में पंचायती राज व्यवस्था। सत्ता का प्रवाह हमने हमेशा ऊपर से नीचे की ओर देखा है, लेकिन पंचायती राज का मूल विचार ये है कि लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी होनी चाहिए कि विकास और प्रशासन की नीतियां गांव के लोग खुद तय करें। जब तक अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति अपने गांव की सड़क, पानी और शिक्षा के फैसले खुद नहीं लेगा, तब तक लोकतंत्र का ढांचा अधूरा ही माना जाएगा। और इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए महात्मा गांधी के उस प्रसिद्ध प्रासंगिक रहने वाले उदाहरण से बेहतर क्या हो सकता है, जहां उन्होंने स्पष्ट कहा था, असली भारत गांवों में बसता है। उनका मानना था कि अगर गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा, जो कि आज भी उतना ही सच है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। कई बार ये भ्रांति होती है कि पंचायतों का ये पूरा सिस्टम आजादी के बाद का कोई बहुत आधुनिक या पश्चिमी विचार है। हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही मान लेते हैं। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी जड़ें भारत के इतिहास में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। ये कोई नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। अगर हम वैदिक काल के पन्ने पलटें तो वहां भी हमें सभा और समिति जैसी संस्थाओं का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। बिल्कुल, वो उस समय की स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण इकाइयां थी, जो राजा को सलाह देने से लेकर न्याय करने तक का काम करती थी। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो भारत के सामाजिक ताने बाने में हमेशा से एक स्थानीय न्याय व्यवस्था काम करती रही है। प्राचीन भारत में पंच परमेश्वर की अवधारणा बहुत मजबूत थी। पंच परमेश्वर यानी पंचों की वाणी में ईश्वर। जी हाँ, इस अवधारणा का सीधा सा अर्थ यह था कि समाज के 5 चुने हुए समझदार लोग जो भी फैसला करेंगे उसे ईश्वर का फैसला माना जाएगा और वो पूरे समुदाय को स्वीकार्य होगा। यह सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं था, ये एक सामाजिक अनुबंध था, जो ये दर्शाता है कि हमारे पूर्वज लोकतांत्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर कितनी अच्छी तरह समझते थे। एकदम सही। ये सचमुच एक बहुत ही समृद्ध विरासत है। लेकिन जब आधुनिक भारत के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और संविधान लिखा जा रहा था, तब इस विषय को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। हाँ, क्योंकि उस समय देश की प्राथमिकताएं और हालात अलग थे। सही कहा। हमारे स्रोतों से पता चलता है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी कहते हैं, उसके अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। और अनुच्छेद 40 साफ तौर पर कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें वे शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने के लिए जरूरी हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, इसे संविधान के भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्वों में ही क्यों रखा गया? इसे कोई सख्त कानून क्यों नहीं बनाया गया? यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, डीपीएसपी दरअसल वे आदर्श और लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करना राज्य का कर्तव्य तो है, लेकिन वे अदालत द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य या अनिवार्य नहीं होते। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए इसे राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया था कि वे कब और कैसे पंचायतों का गठन करते हैं, है ना? जी, यह एक मार्गदर्शन था, कोई सख्त कानून नहीं। इसी वजह से आज़ादी के शुरुआती दशकों में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर पूरे देश में कोई एक रूपता नहीं थी। कुछ राज्यों ने किया, कुछ ने नहीं। लेकिन आज़ादी से काफी पहले ब्रिटिश काल में भी तो स्थानीय स्वशासन को लेकर
कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाए गए थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 1882 में लॉर्ड रिपन नाम के एक ब्रिटिश वॉइसरॉय ने एक प्रस्ताव पेश किया था। लॉर्ड रिपन, जिन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक माना जाता है। बिल्कुल, आर से रिपन और आर से रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि। उन्होंने सबसे पहले स्थानीय बोर्डों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करने की वकालत की थी, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य तो भारतीयों को शासन में कोई भी अधिकार देने के सख्त खिलाफ रहता था। लॉर्ड रिपन का वो प्रस्ताव वाकई में एक मील का पत्थर था। हालांकि उसका उद्देश्य शायद प्रशासनिक सहूलियत ज्यादा था और सच्चा लोकतंत्र कम। हाँ, वो तो है। इसके बाद 1909 के लाहौर अधिवेशन में भी इसके महत्व को आधिकारिक तौर पर स्वीकारा गया था। लेकिन स्वतंत्र भारत में इस दिशा में जमीनी स्तर पर असली काम तब शुरू हुआ जब 1952 का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बुरी तरह विफल हो गया। आप भारत सरकार के अत्यंत महत्वाकांक्षी सामुदायिक विकास कार्यक्रम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। उसकी विफलता ही असल में पंचायती राज की मजबूत मांग का कारण बनी। और उस विफलता के पीछे के कारण बहुत दिलचस्प हैं। 1952 के उस कार्यक्रम में सरकार ने दिल्ली में बैठकर योजनाएं बनाई, भारी भरकम बजट आवंटित किया और अधिकारियों को गांव के विकास के लिए भेज दिया। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। स्थानीय लोगों की भागीदारी वो बिल्कुल शून्य थी। सोचिए, एक नौकरशाह जो शायद शहर में पला बढ़ा है, वो ये तय कर रहा था कि गांव के किसान को कौन सा बीज चाहिए या कहाँ कुआं खोदना है। जब वो प्रोग्राम फेल हुआ, तब नीति निर्माताओं को ये कड़वी सच्चाई समझ में आई कि बिना गांव के लोगों को सीधे योजना बनाने और उसे लागू करने की जिम्मेदारी सौंपे, गांव का विकास पूरी तरह असंभव है। एकदम। सरकार को यह एहसास हो गया कि ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन अप्रोच काम नहीं कर रही है। विकास की धारा को नीचे से ऊपर यानी बॉटम अप अप्रोच में बदलना ही होगा। और यहीं से भारत के प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण समितियों का दौर शुरू होता है। इन समितियों के अध्ययन के बिना इस विषय को समझना तो नामुमकिन है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन जनवरी 1957 में किया गया था। हाँ, इन्हें भारत में त्रिस्तरीय यानी 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार माना जाता है। और इस 3 टियर सिस्टम को याद रखने की भी एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, इनके नाम में 3 शब्द हैं, बल पहला, वंत दूसरा और राय तीसरा। बलवंत राय बराबर त्रिस्तरीय व्यवस्था। हाँ, ये याद रखने का बहुत ही शानदार तरीका है। बलवंत राय मेहता, 3 शब्द, 3 स्तर। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर खंड या ब्लॉक स्तर और सबसे ऊपर जिला स्तर। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि विकास कार्यों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अनिवार्य है। और ये त्रिस्तरीय व्यवस्था बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक थी। एक बेहतरीन चेन सिस्टम था जो सीधे गांव को जिले के प्रशासन से जोड़ता था। और इसका परिणाम भी जल्दी सामने आ गया। 2 अक्टूबर 1959 को, जो कि महात्मा गांधी की जयंती है, राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार इस पंचायती राज व्यवस्था को आधिकारिक तौर पर लागू किया गया। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने इसे अपनाया, लेकिन व्यवस्था में अभी भी कई खामियां थीं, जिन्हें दूर करने के लिए ठीक 20 साल बाद एक और समिति आई, अशोक मेहता समिति, जो 1977 में जनता सरकार के दौरान आई थी। बिल्कुल। इस समिति ने बलवंत राय मेहता समिति के काम का बारीकी से अध्ययन किया और कुछ बहुत ही क्रांतिकारी सुझाव दिए। और इनके नाम से भी हम इनकी सिफारिश याद रख सकते हैं। अशोक पहला शब्द, मेहता दूसरा, यानी 2 स्तरीय व्यवस्था। इन्होंने तत्कालीन 3 स्तरीय व्यवस्था को बदलकर 2 स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। हाँ, उनका मानना था कि ब्लॉक स्तर को हटा दिया जाना चाहिए, सिर्फ मंडल पंचायत और उसके ऊपर जिला परिषद होनी चाहिए। लेकिन जो 2 सबसे बड़े सुझाव इन्होंने दिए वो काफी अलग थे। वो राजनीतिक दलों की भागीदारी और टैक्स लगाने की शक्ति वाले सुझाव ना? जी, इन्होंने कहा कि पहली बार पंचायत चुनावों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी होनी चाहिए और पंचायतों को स्थानीय स्तर पर टैक्स लगाने की अनिवार्य शक्ति मिलनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी था, क्योंकि वित्तीय स्वायत्तता के बिना पंचायतें राज्य सरकारों के सामने अनुदान के लिए हमेशा हाथ फैलाएं खड़ी रहती। बिल्कुल, बिना पैसे के कोई राजनीतिक स्वायत्तता संभव ही नहीं है। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि देश भर में पंचायती राज को लेकर कोई एक समान मजबूत व्यवस्था नहीं थी।
कोई राज्य चुनाव करा रहा था, कोई नहीं। और फिर आता है असली गेम चेंजर, 73वां संविधान संशोधन। ओहो, 73वें संविधान संशोधन ने तो सचमुच भारत के प्रशासनिक ढांचे की तस्वीर ही बदल कर रख दी। 1992 में ये पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। इसी दिन पंचायत व्यवस्था को वह संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ जिसका इंतजार दशकों से था। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैलेंडर में लाल घेरा लगाने वाली तारीख है ये। बिल्कुल। इस संशोधन ने संविधान के भीतर कई बड़े बदलाव किए। भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के नए प्रावधान शामिल किए गए। इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए हमें 1992 से पहले और 1992 के बाद की स्थिति की तुलना करनी होगी। चलिए वो करते हैं। 1992 से पहले चुनाव ऐच्छिक थे, मतलब राज्य की मर्जी। 10-15 सालों तक चुनाव ही नहीं होते थे। कोई स्पष्ट आरक्षण नहीं था, कोई वित्त आयोग नहीं था। ये सिर्फ एक कल्याणकारी संस्था यानी वेलफेयर बॉडी थी। लेकिन 1992 के बाद ये एक राजनीतिक संस्था या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन गई। 5 साल में नियमित चुनाव अनिवार्य हो गए। और सबसे बड़ा बदलाव, SC, ST और महिलाओं के लिए फिक्स आरक्षण। महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण लागू हुआ। ये भारत के महिला सशक्तिकरण के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम था। और साथ ही हर राज्य के लिए अनिवार्य राज्य वित्त आयोग भी लागू हुआ। बिल्कुल। अब थोड़ा इस व्यवस्था के ढांचे या स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसे एक पिरामिड की तरह देखा जा सकता है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, जहां प्रत्यक्ष चुनाव होता है। बीच में पंचायत समिति या ब्लॉक, जहां अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और सबसे ऊपर जिला परिषद, जहां सबसे ज्यादा पावर होती है और चुनाव यहां भी अप्रत्यक्ष होता है। हालांकि हमारे नोट्स में एक अपवाद भी है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां बीच वाला स्तर यानी ब्लॉक लेवल बनाना जरूरी नहीं है। हाँ, छोटे राज्यों के लिए एक अच्छी छूट है। और इन सब के बीच जिसे एक संस्था ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थी ग्राम सभा। इसे अगर गांव की संसद या विलेज पार्लियामेंट कहा जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा। गांव की संसद कहना बिल्कुल सटीक है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे शुद्ध रूप है। वैसे अक्सर लोगों में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच एक भ्रम की स्थिति रहती है। हाँ, ये बहुत आम बात है। इसे ऐसे समझें कि ग्राम पंचायत कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों की संस्था है, जबकि ग्राम सभा में उस गांव की मतदाता सूची में दर्ज हर वो व्यक्ति शामिल होता है जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है। मतलब ये कोई चुनी हुई बॉडी नहीं है, बल्कि मतदाताओं की अपनी बॉडी है। सारे रजिस्टर्ड वोटर्स इसके सदस्य हैं। बिल्कुल। और इसके काम करने के तरीके को भी बहुत स्पष्ट रखा गया है। साल में कम से कम 2 बार, आमतौर पर खरीफ और रबी की फसल के समय, इसकी बैठक अनिवार्य है। और इसके पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, ग्राम पंचायत का बजट पारित करना। इसके साथ ही चुनाव और आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, उसने भी सामाजिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत की है। हाँ, और अगर पंचायत बीच में भंग होती है तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना एकदम अनिवार्य है। और आरक्षण के मोर्चे पर जो बदलाव हुए वे तो अभूतपूर्व थे। अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिला। और महिलाओं के लिए कुल सीटों का कम से कम 1/3 यानी 33% आरक्षित कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। कई राज्यों ने तो अब इस सीमा को 50% तक बढ़ा दिया है। बिल्कुल। अच्छा, इन भारी भरकम अनुच्छेदों और शक्तियों को याद रखने के लिए मैं कुछ बहुत ही रोचक ट्रिक्स साझा करती हूँ। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय हैं, जैसे खेती, सड़क, पानी। इसे कैसे याद रखें? बहुत आसान है। 2 और 9 को जोड़िए, 2 + 9 = 11, यानी 11वीं अनुसूची में 29 विषय। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। और अनुच्छेदों के लिए तो मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के शॉर्टकट्स बनाए हैं, जैसे 243 ए से असेंबली यानी ग्राम सभा, 243 बी से बिल्ड यानी गठन, 243 सी से कंपोज यानी संरचना, 243 डी से दलित्स या डिप्रेस क्लासेस यानी आरक्षण। बहुत तार्किक है। 243 ई से एक्सपायरी यानी 5 वर्ष का कार्यकाल, 243 एफ से फेल यानी अयोग्यता, 243 जी से जीनियस यानी शक्तियां और 29 विषय। और वित्त आयोग के लिए
243 आई से इनकम यानी राज्य वित्त आयोग, और अंत में 243 के से किंग मेकर जो चुनाव कराता है यानी राज्य निर्वाचन आयोग। सच कहूं तो इस तरह से ये जटिल अनुच्छेद किसी को भी आसानी से याद हो जाएंगे। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने संविधान, अनुच्छेद, ट्रिक सब देख लिया, लेकिन अगर हम एक रियलिटी चेक करें, हकीकत का सामना करें, तो क्या सच में सब कुछ इतना ही परफेक्ट है? अगर हम एक निष्पक्ष मूल्यांकन करें तो सफलताएं और विफलताएं दोनों स्पष्ट दिखती हैं। सफलताओं की बात करें तो अभूतपूर्व राजनीतिक जागरूकता आई है, बिल्कुल। कमजोर वर्गों की सत्ता में भारी भागीदारी हुई है और एक नया जमीनी नेतृत्व उभर कर सामने आया है। ये तो बहुत सकारात्मक है। लेकिन विफलताओं का क्या? विफलताएं भी कम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है द 3 F's प्रॉब्लम, फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज की भारी कमी, राइट? जी, पैसा, कार्य और कर्मचारियों की कमी। राज्य सरकारों पर वित्तीय निर्भरता आज भी बनी हुई है, नौकरशाही का अनावश्यक नियंत्रण है। और एक जो सबसे बड़ी सामाजिक समस्या हमारे स्रोतों में दी गई है वो है पति प्रधान कल्चर, जिसे सरपंच पति या प्रधान पति कल्चर भी कहते हैं। बहुत ही निराशाजनक है, चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों के बदले उनके पति या परिवार के पुरुष सत्ता चलाते हैं। महिला प्रतिनिधि सिर्फ एक रबर स्टैम्प बनकर रह जाती हैं, जो कि इस पूरे संशोधन के मूल उद्देश्य को ही खत्म कर देता है। तो आगे की राह क्या होनी चाहिए? आगे के लिए सबसे जरूरी है पंचायतों को अपना टैक्स वसूलने की शक्ति यानी वित्तीय स्वायत्तता मिलनी चाहिए। प्रतिनिधियों की सही ट्रेनिंग होनी चाहिए, खासकर महिलाओं और पहली बार चुने गए सदस्यों की। और पंचायत चुनावों को दलगत राजनीति से दूर रखना चाहिए। सबसे अहम बात, ग्राम सभा को कागजी शेर की बजाय एक सक्रिय और जीवन संस्था बनना चाहिए। बिल्कुल। जब तक गांव के लोग खुद सवाल नहीं पूछेंगे, असली बदलाव नहीं आएगा। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? देखिए, हम लोकतंत्र में जनता के हाथ में सत्ता होने का बहुत बड़ा जश्न मनाते हैं, लेकिन अगर आज भी किसी गांव के मुखिया को अपने गांव का एक छोटा सा कुआं या सड़क ठीक कराने के लिए राज्य की राजधानी से फंड की भीख मांगनी पड़े, तो क्या वाकई सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है? ये सच में बहुत गहरा सवाल है। अगली बार जब भी देश में असली लोकतंत्र की बात चले तो इस सवाल पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। एकदम सही। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।